जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार स्टेट के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, जो कि यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो काव्यत्री, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का शुद्ध है। काव्यत्री, काव्यत्री शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें सुधन उक्ति होता है। सूक्ति का संधि विच्छेद सुधन उक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसमें दिया गया है कि सूक्ति का संधि विच्छेद सुधन उक्त होता है बराबर सूक्ति होगा, जो कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो सूक्ति संधि विच्छेद यह दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन हरि औध का रचना नहीं है। तो हरि औध की रचना कौन सा नहीं है। तो ये भारत भारती, जो कि इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। भारत भारती हरि औध की रचना नहीं है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो भारत भारती के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त है। जबकि प्रिय प्रवास, वैदेही, वानवास, चोक चौपदे, चुभते चौपदे आदि रचनाएं जो कि हरि औध की है। तो हरि औध की रचनाएं जो है ये प्रिय प्रवास है, वैदेही, वानवास है, चुभते चौपदे है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद हैं। तो इसमें मणि और मणि दिया है। तो मणि जो कि एक रत्न होता है और मणि ये सर्प होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि निम्न में से अंतःस्थत्व वर्ण है। तो अंतःस्थत्व वर्ण क्या है। तो वह होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। अंतःस्थत्व वर्ण वह होता है। वह अंतःस्थत्व वर्ण है। अन्य अंतस्थ वर्ण है। यह र ल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक शब्द है जो कि अनेकार्थी नहीं है। लज्जा, लज्जा जो कि ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि कर, वर्ण तथा अर्क ये अनेकार्थी शब्द हैं। लज्जा का मतलब होता है लाज, शर्म, हया आदि जो है लज्जा का शब्द होता है। फिर इसके बाद आता है कर। कर का होता है हाथ, हाथी, किसूड़, किरण, ओला, कर यानी कि टैक्स, छल आदि जो कि ये कर के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण मतलब होता है रंग, जाति, भेद, गुण, सोना, यश आदि होता है। फिर आता है अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य, इंद्र, ताबा, विष्णु, रस और स्तुति, जो कि ये सभी अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यशपाल, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है। तो यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है, तो कौन सा है। तो झूठा सच है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, झूठा सच है। यशपाल कृति जो कि झूठा सच इनका उपन्यास है, देश विभाजन त्रासदी से संबंधित है। यह 2 भागों में है, वतन और देश, देश का भविष्य। इस उपन्यास में विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों एवं शरणार्थियों के पलायन का चित्रण किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जो तुम आ जाते एक बार पंक्ति में किस रचना से है। तो ये पंक्ति में निहार है, निहार से है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। जो तुम आ जाते एक बार उपयुक्त पंक्ति में से निहार से संबंधित है। निहार जो कि ये महादेवी वर्मा का एक काव्य संग्रह है। इसके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह नीरजा, यमा, दीप शिखा आदि जो कि ये महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। तो चिंता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं।
तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कुल 15 सर्ग हैं, ये जो कि जयशंकर प्रसाद की है। तो पहला जो है ये चिंता है, तो इसमें पहला ही पूछा था, पहला सर्ग कौन सा है? तो चिंता। फिर दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पाँचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्षा, नौवां है ईड़ा और 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद और 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां है आनंद। ये जो कि 15 सर्ग हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऋत और ऋतु में अर्थ भेद कौन सा है? तो ऋत और ऋतु में अर्थ भेद कौन सा है? तो सत्य होता है एक ऋत का मतलब और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण किस विलंब में किया जाता है? तो ये किया जाता है दृश्य विलंब में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, दृश्य विलंब में किया जाता है। वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण दृश्य विलंब में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, परमेश्वर में गुण संधि है। परम धन ईश्वर बराबर क्या होता है? परमेश्वर। अब परम धन ईश्वर बराबर क्या होता है? तो परमेश्वर होता है जब आ या आ के बाद ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि आए तो क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? तो इसमें बताना है कि कौन सा बहुवचन अशुद्ध है। इसमें दिया गया है पाठक का पाठगढ़ होता है, जो कि ये सही है, पाठक का पाठगढ़ होता है। फिर उसके बाद आता है प्रत्येक, प्रत्येक का बहुवचन क्या होता है? हर एक, जो कि इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका अशुद्ध है। हर एक सही लिखा है लेकिन हर और एक। फिर उसके बाद आता है नारी, नारी का नारी वृंद, जो कि ये सही है। आपका आप लोग, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही अशुद्ध पूछा गया था। इसमें दिया गया है कि पाठक का पाठगढ़ होता है, नारी का नारी वृंद होता है, आपका आप लोग होता है, हर एक का प्रतीक होता है। तो हर एक का प्रतीक होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सूचना, सूचना जो कि ये स्त्रीलिंग है और अध्ययन ये पुल्लिंग है, उपहार ये भी पुल्लिंग है, बहुमत ये भी पुल्लिंग है। तो सूचना जो कि ये स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? तो चौमस्की का है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, चौमस्की, जो कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कथन चौमस्की का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली है। तो कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो अवधी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अवधी। अवधी जो कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निर्वात का समानार्थी शब्द है। तो निर्वात का समानार्थी क्या होता है? तो बिना हवा वाला, बिना हवा वाला, जो कि ये निर्वात का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो मिस पार्क हर्ट, मिस पार्क हर्ट, जो कि ये डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये जो कि इसमें शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो इस वाक्य में तो जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? तो व्याकरण जो है की दृष्टि तो शब्द जो है इसमें निपात है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, निपात है। मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं तो जो कि व्याकरण दृष्टि से निपात है। निपात शब्द है ही तो भी, ये जो कि ही तो भी ये शब्द आते हैं जो वे क्या होते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि राम भक्ति काव्य का दर्शन आधार है।
तो राम भक्त काव्य का दार्शनिक आधार क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में राम भक्ति का काव्य का दार्शनिक आधार क्या होता है? तो विशिष्टा द्वैतवाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, विशिष्टा द्वैतवाद होता है। फिर इसमें दिया गया है राम भक्ति का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है? तो अष्टछाप कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो नाभादास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नाभादास, जो कि ये अष्टकाप कवियों में शामिल नहीं है। इसमें दिया गया है कि नाभादास अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। अष्टछाप कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसमें दिया गया है, तो इसमें पहले पे हैं कुंभन दास, दूसरे पे हैं सूरदास, तीसरे पे परमानंद दास, चौथे पे कृष्णदास, पाँचवें पे गोविंद स्वामी, छठवें पे छीत स्वामी, सातवें पे चतुर्भुज दास और आठवें पे नंददास, जो कि ये अष्टछाप कवियों में 4 इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबन का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कुतुबन का। इसमें दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना मृगावती, जो कि ये 1503 की है, जबकि हिंदी के अधिकतर विद्वानों ने प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना है। तो प्रथम सूफी कवि को मुल्ला दाऊद को माना है, जो कि अधिकतर विद्वानों का मानना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म ये लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, लाहौर। गुरु नानक देव का जन्म लाहौर में हुआ था, जो कि 1669 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। यह वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लाहौर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो भामा हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, भामा, जो कि ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। भामा 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? तो ये ध्वनि को माना है। ऑप्शन नंबर पहला सही इसका, ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य का प्रमाण तत्व माना है। आनंदवर्धन ने धन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित तुलसीदास की कृत है। रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहला अयोध्या कांड है, दूसरा बाल कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है और सातवां उत्तर कांड है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें जो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि आपका बंटी तलाक से जुड़ी बाल समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास है महाभोज। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? तो ये नाम है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, खड़ी बोली। इसमें दिया गया है कि कौरवी खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर आदि, जो कि खड़ी बोली का प्रचलित क्षेत्र है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा ये जो कि जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जापानी भाषा। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा के अन्य शब्द सोपनारा हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो क्या नाम है? तो मंगल सूत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मंगल सूत्र, जो कि ये प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है।
इसमें दिया गया है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र उपन्यास को उनके पुत्र मृतराय ने पूर्ण किया था। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, जो कि आदि प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। तो वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है, तो नामदेव। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नामदेव। नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। नामदेव भक्ति काल के कवि हैं, जबकि चंद्रबरदाई, जगनीक तथा मधुकर वीरगाथा काल के कवि हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है, तो कौन सा है, तो साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, साहित्य, जो कि ये रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है। इसमें दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध साहित्य है। साहित्य निबंध जो कि ये 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जबकि श्रद्धा भक्ति, करुणा तथा उत्साह शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा, तो प्रगतिवाद को युग की वाणी किसके द्वारा कहा गया है, तो ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवादी को युग की वाणी कहा है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जो कि युगांत, वीणा, ग्राम्या, पल्लव आदि हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति कहलाती है, तो क्या कहलाता है, तो अवंतति कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अवंतति कहलाती है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति अवंतति कहलाती है। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ, क्रिया का संज्ञा के साथ, सर्वनाम का संबंध का संबंधी से और विशेष के विशेषण के अन्य अवयव हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान एवं उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम का उदाहरण है, तो ये जो होता है पाठ संसर्ग उपागम का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पाठ संसर्ग उपागम होता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों का ज्ञान एवं उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना पाठ संसर्ग उपागम का उदाहरण होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सवैया किस प्रकार का छंदी है, तो सवैया जो है यह वर्णिक छंदी है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, वर्णिक छंदी है। सवैया वर्णिक छंदी है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गुण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है यति की परिभाषा है। यति की परिभाषा क्या है, तो पढ़ते समय विराम। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पढ़ते समय विराम, जो कि ये यति की परिभाषा है। इसमें दिया गया है कि पढ़ते समय विराम यति की परिभाषा है। यति को विराम और विश्राम भी कहते हैं। छंद का पाठ करते समय कुछ देर जहाँ रुकना पड़ता है उसे ही यति कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहा जाता है। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है, तो ये जो कि अभिरुचि परक की है, अभिरुचि परक की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन अभिरुचि परक उद्देश्य है। इससे बालक में पठन के प्रति रुचि पैदा होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भाषा सीखने के क्रम को वाचन के बाद सिखाना चाहिए। तो भाषा सीखने के क्रम को वाचन के बाद सिखाना चाहिए, तो इसमें जो कि लिपिबद्ध करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, लिपिबद्ध करना है। तो भाषा सीखने के क्रम बालक को वाचन के बाद लिपिबद्ध करना सिखाना चाहिए। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना होता है। तो सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है और लास्ट में लिखना होता है, जो कि ये चारों ही भाषा कौशल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि लोकायतन किनकी रचना है।
तो लोकायतन जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। लोकायतन महाकाव्य की रचना सुमित्रा नंदन पंत की है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, पल्लव, गुंजन, स्वर्णरेखा, उच्छ्वास, चिदंबरा आदि, जो कि चिदंबरा काव्य ग्रंथ 1968 ईस्वी में पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदंबरा के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में कौन सा क्रम सही है। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसमें सबसे पहले ध्वनि आता है, ध्वनि के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य आता है, फिर उसके बाद अर्थ, फिर लास्ट में लिपि आती है। तो सबसे पहले ध्वनि, फिर उसके बाद पद, फिर वाक्य, फिर अर्थ, फिर लिपि। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें सबसे पहले ध्वनि आता है, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अर्थ, फिर लिपि आता है। इसमें दिया गया है कि भाषा में सर्वप्रथम ध्वनि होती है। ये ध्वनियाँ मिलकर शब्द अथवा पद का निर्माण करती हैं। शब्द मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अमीरुद्दीन, जो कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खां क्या थे, तो ये शहनाई वादक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, लखनऊ में हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म। दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। इनका मूल नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये शास्त्रीय लोक नृत्य कथक के अग्रणी नर्तक थे। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये जो कि भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, पद्म विभूषण। यह पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को 1986 में दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन है। तो अस्थाई भाव जगाने वाला कारक विभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, विभाव होता है। अस्थाई भाव जगाने वाला कारक विभाव है, जो कि व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में विवोद्रिक करता है। उन कारकों को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाग और उद्दीपन विभाग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लखनऊ में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि साखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो साखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो हरिदास हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, हरिदास हैं। साखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास हैं। प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक तथा दर्शन हैं। फिर इसके बाद दिया गया है कि संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। और इनका दर्शन क्या था, तो विशिष्टा द्वैतवाद था। फिर उसके बाद आता है रुद्र। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनके दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य हैं। इनका दर्शन क्या है, तो द्वैतावाद है। फिर आता है सनकादि। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं। इनके दर्शन कौन है, तो द्वैतवाद है। द्वैतवाद है इनका दर्शन निम्बकाचार्य का, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें प्रवर्तक और दर्शन ये जो कि पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतरे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति में किनकी है। तो मानस में कहा गया है कि भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। फिर उसके बाद इसमें यह पंक्ति किसकी है, जो ये पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मैथिली शरण गुप्त की है। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, उक्त पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की है। यह पंक्ति इनकी कविता भारत भारती से है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो कौन है, तो आई के डेविस हैं।
इसके ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक आई के डेविस हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, व्याख्या विधि, जो कि ये लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ नहीं है। इसमें दिया गया है कि व्याख्या विधि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ नहीं है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। पहला मॉन्टेसरी विधि, दूसरा रूपरेखा अनुकरण विधि, तीसरा स्वतंत्र अनुकरण विधि, चौथा है जेकार्ट विधि, पांचवा है पेस्टालॉजी विधि और छठवां है विश्लेषण विधि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ये मूलक दास, जो कि ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, मूलक दास। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। रामानंद की शिष्य परंपरा में मूलक दास नहीं है। रामानंद के 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्य में कौन कौन से थे? तो रामानंद के शिष्य पहले कबीर थे, दूसरे रैदास थे, तीसरे पीपा, चौथे सेन और पांचवें धन्ना और छठवां अनंतनाथ और आठवां जो कि सुखांदनाथ, नौवां निहार्यनंद और 10वां भावानंद, 11वां सूरसरी और 12वां पद्मावती, जो कि ये 12 रामानंद के शिष्य थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिये का गवाह है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। हाशिये का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं। 2009 में भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं आदि। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि मछली घर विजय देव नारायण शाही की। फिर उसके बाद आता है धूप के धान, मंजरी आदि, जो कि ये गिरजा कुमार माथुर की और उत्सावा चैत्या आदि नरेश मेहता की प्रमुख कविताएं हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन अभिकारी है? तो इसमें अभिकारी कौन सा है? तो इसमें अभिकारी अव्यय और क्रिया विशेषण, ये दोनों अभिकारी हैं। ऑप्शन नंबर पहला और सी वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें दिया गया है कि अव्यय तथा क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द हैं, अतः इसमें जो जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? ये है यात्रा संस्मरण की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यात्रा संस्मरण का है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा संस्मरण विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली यात्रा संस्मरण के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो कि ये आज्ञेय हैं। तो आज हम लोग केवल 54 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।